तो आज का हमारा टॉपिक है माइकावेली। माइकावेली मैंने जैसे बताया कि अगर तुम्हें सबसे इजीली इसको समझना है ना पूरा का पूरा, तो क्रोनोलॉजी बनानी पड़ेगी। तो क्रोनोलॉजी में हमने बनाया, एक तो सबसे पहले बिल्कुल एवोल्यूशन वाला पढ़ा कि किस तरीके से स्टेट हाँ, का एवोल्यूशन एंशंट हो रहा है। वाला। ठीक है, एवोल्यूशन के स्टेट से हमें पता चला स्टेट आ कैसे रहा है। देन हमने पढ़ा कि एंशियंट एंशियंट में हमारे मेन तीन वो हैं, सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल। सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। प्लेटो एंड एरिस्टोटल कर लिया हम, जिसमें हमारा प्लेटो जो है वो यूटोपियन है एक तरीके से, और वो रेडिकल भी है। वो क्या चाहता है, कंप्लीट सिस्टम को खाड़ो और नया सिस्टम स्टेब्लिश कर दो। हाँ, बट एरिस्टोटल क्या है, कंजर्वेटिव है। वो भी यूटोपियन है बट उसी ही में इज़ अ छोड़ के। कंजर्वेटिव, बट वो ये कहता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी में रिफॉर्म करो, उखाड़ के मत फेंको, थोड़ा सा बदलाव कर दो बस उसमें। ठीक है, प्लेटो कह रहा है फिलोसफर किंग, रूल ऑफ वन। एरिस्टोटल कह रहा है पॉलिटी, दैट इज रूल ऑफ मैनी। बट रूल ऑफ मैनी में भी उसमें वो क्या कर रहा है, इग्नोरेंट्स को हटा रहा है, और ये कह रहा है कि जो सिर्फ अमीर है उनका ही रूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मिडिल क्लास रूल की बात कर रहा है बेसिकली, अगर मैं ये कहूँ तो। अब क्या होता है कि इसके बाद ज़्यादा कोई ऐसी थ्योरीज हैं नहीं, क्योंकि बहुत पुराने टाइम के हैं। उसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा, मैंने तुम्हें बताया था कि जो सोसाइटी है, आप सबसे पहले ये समझ लो कि कोई भी बदलाव आता है वो अर्थव्यवस्था, मतलब कि फाइनेंशियल के बेसिस पे आता है, फाइनेंसिस, इकोनॉमी। ठीक है, अगर मान लो तुम, वो कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा सैलरी, हम सोचते हैं कि यार मेरी 30,000 रुपये की सैलरी है, मेरी 1 लाख की हो जाए महीने की, तो मैं 70,000 रुपये महीने बचा लूँगा। बट ऐसा नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस वैसे ही बढ़ने लगते हैं, लाइफस्टाइल वैसे ही बढ़ने लगता है, तो अल्टीमेटली नहीं कुछ बचता। वैसे ही सिस्टम में जो सोसाइटी है, सोसाइटी को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले को कैसा था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। उसके बाद क्या आया, फ्यूडलिज्म। एंड फ्यूडलिज्म के बाद किस में कन्वर्ट हुआ, कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म, एंड देन उसके बाद कम्युनिज्म। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने वो वाला फेज देखा कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म से फ्यूडलिज्म पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, फ्यूडलिज्म पे शिफ्ट हो गया। अब फ्यूडलिज्म के वाले फेज में आप ये देखते हो कि पैक्स रोमाना का सिस्टम आता है, पैक्स रोमाना, यानी कि रोमन एम्पायर जो है। तो अब क्या था वहाँ पे, फिर पैक्स रोमाना आया। पैक्स रोमाना मतलब पूरा यूरोप मोस्टली रोमन एम्पायर के अंदर आ गया। और रोमन एम्पायर के अंदर आ गया तो आपको पता होगा कि यहीं पर कैथोलिक चर्च का कॉन्सेप्ट मेन डेवलप होता है। चर्च सिस्टम सबसे ज़्यादा डेवलप होता है, दैट मीन्स यहाँ पर रिलीजन डेवलप होना स्टार्ट हो गया स्ट्रांगली, दैट इज क्रिश्चियनिटी। और ये काउंटर करती है किसको, ये काउंटर करती है स्टेट को, जो स्टेट हमने पहले पढ़ा इन एरिस्टोटल एंड प्लेटो वाले फेज में, है ना। तो नाउ इसको थोड़ा सा और दोबारा से समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कि ये जो फ्यूडलिज्म है, ये फ्यूडलिज्म के टाइम पर क्या आ रहा है, रोमन एम्पायर स्टेब्लिश हो रहा है। लेकिन अब क्या होता है कि ये जो एक टाइम पीरियड आएगा तुम्हारा, 1469 में होता है माइकावेली का जन्म, और उसकी डेथ होती है 1527 में। ठीक है, ये टाइम आ रहा है कौन सा, टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द एंड ऑफ रोमन एम्पायर। एंड यहां पर क्या होता है कि स्टेट नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि यहां पर जो एक वो चलता है 30 इयर्स वॉर, ये एंड होता है कब, ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया से जो साइन होती है 1648 के अंदर। आप देख रहे हो 1527 में माइकावेली की डेथ होगी, और ये ट्रीटी साइन होगी कब, 1648 में। दैट मीन्स हमें यह पता चल रहा है कि ये जो माइकावेली है, ये ऐसे फेज में है जहां पर ये देख रहे हो, यहां पर ये टर्बुलेंस, ये जो रोमन एम्पायर है इसमें पूरा टर्बुलेंस आ चुका है। यानी कि बहुत ज्यादा मास करप्शन, मास, आप स्टेट वर्सेस चर्च बहुत चल रहा है यहां पर, राइट। यस सर। अब इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब माइकावेली पैदा होगा, माइकावेली आएगा, तो माइकावेली के थॉट सारे उसी टाइम के होंगे, क्योंकि वो चीज देख रहा है। अब मान लो हम, अब जो भी बच्चा मान लो 1950s में पैदा हुआ है, तो उसने आराम से 1977 इमरजेंसी का पीरियड जो है बहुत अच्छे से फेस किया होगा, तो उसे पता है कि इंडिया में इमरजेंसी के टाइम पे क्या हुआ था। लेकिन जो बच्चा ही 1975 के अराउंड पैदा हुआ है, उसे इमरजेंसी तो नहीं पता ना भाई,
कि क्या हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे ही हर किसी का एक्सपीरियंस, हर किसी की आइडियोलॉजीज, हर किसी के थॉट्स जो डेवलप होते हैं बेस्ड ऑन द टाइम होते हैं कि उस टाइम पर वो हुआ क्या है वहां पर। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। जो हमारा माइकेवेली है उनका जन्म हुआ था फ्लोरेंस में और ये इटली में पैदा हुए थे। ठीक है, 1469 में, इनकी डेथ हुई थी 1527 में। माइकेवेली को कहा जाता है कि ये जो है ना वो रेनेसेंस के थिंकर है। ठीक है, वो रेनेसेंस के थिंकर क्यों है? क्योंकि यहां पर सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये है क्या। हम रेनेसेंस उसको कहते हैं कि इट वाज मार्क्ड बाय वेरियस फोर्सेस दैट डिस्टर्बेड द कनेक्ट ऑफ अ यूनिफाइड क्रिश्चियन ऑर्डर। ये वो फेज था जहां पर अब हो क्या रहा है इनिशियल फेज में, इसे समझो। चर्च है, अब चर्च की ही अथॉरिटी चल रही है ज्यादा। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि सोसाइटी को इस तरीके से समझो कि ये सोसाइटी है, ये इवोल्व हुई, ये स्टेट लेके आई। तो सोसाइटी का कैरेक्टर जैसा होगा वैसा कैरेक्टर किसका होगा? स्टेट का कैरेक्टर होगा, है ना। बट यहां पर स्टेट एक लेजिटिमेट अथॉरिटी आ गई, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रिजिड होने लगी और यहां पर इन लोगों की सेपरेट रीजनिंग डेवलप होने लगी टुवर्ड्स द रिलीजन। वो रिलीजन की तरफ ज्यादा डोमिनेट हो गए अपने अपने पेन को लेकर, दुख को लेकर। तो यहां पर पैरेलली एक और नया इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, चर्च। अब ये चर्च कहने लगा कि सोसाइटी पर मेरा रूल चलेगा क्योंकि लोग मेरी मान रहे हैं। स्टेट कह रहा है कि नहीं, आई एम द लेजिटिमेट अथॉरिटी क्योंकि मुझे लाया गया था इनके लिए। तो यहां पर इन दोनों के बीच में क्लैश स्टार्ट हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्लैश स्टार्ट हो गया तो यहां पर कुछ टाइम बाद क्या होगा? अब एक टाइम बाद लोग क्या हो जाते हैं? फेड अप हो जाते हैं। तो वो ये जो चर्च है, इस चर्च से दूर हटकर अपनी रीजनिंग डेवलप करने लगे। जैसे हमने देखा ना इंडिया में सती प्रथा आई, तो कुछ टाइम बाद लोग उस पर क्वेश्चन करने लगे ना, भाई रिलीजियस प्रैक्टिस है, सती प्रथा क्यों करनी, हटाओ इसको। एक टाइम पर जब रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स इंडिया में बढ़ने लगा तो उस टाइम पर जैनिज्म और बुद्धिज्म आ गया, है ना। सूफी एंड तुम्हारा सूफी मूवमेंट स्टार्ट हो गया, भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऑर्थोडॉक्सी से बचने लगे लोग, तो वो रिफॉर्मिस्ट करने लगे क्योंकि उनका खुद का रीजनिंग डेवलप होने लगा कि हमें किसी की जरूरत नहीं है अपनी अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिस करनी है उसके लिए। तो ये जो फेज था यहां पर लोगों की खुद की रीजनिंग डेवलप होने लगी और वो क्वेश्चन करने लगे, किसको? स्टेट को भी क्वेश्चन करने लगे और चर्च को भी क्वेश्चन करने लगे वो। तो ये जो फेज रहा है, ये फेज कौन सा रहा है? बेसिकली जो यूनिफाइड क्रिश्चियनिटी ऑर्डर था उसको डिस्टर्ब करने लगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी बहुत फास्टर। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ फोस्टर कॉमर्स एंड अर्बनाइजेशन। अब धीरे धीरे क्या होगा, एक एरिया में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी तो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए इधर की तरफ ज्यादा भागेंगे। तो इससे क्या होगा? अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे अब मान लो नोएडा में, दिल्ली में क्यों आ रहे हैं लोग ज्यादातर? इसी वजह से तो आ रहे हैं ना लोग सारे के सारे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा है, मुंबई की तरफ, बेंगलोर की तरफ, है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या होने लगा, जैसे कुछ पर्टिकुलर एरियाज में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होने लगी, वहाँ पर क्या होने लगा? अर्बनाइजेशन भी होने लगा। इनोवेशंस लाइक प्रिंटिंग प्रेस रेवोल्यूशनाइज द कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है वो भी इंप्रूव होने लगा थ्रू दी प्रिंटिंग प्रेस। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ अ ट्रेडिशन फ्रॉम बार्टर टू मॉनिटरी सिस्टम। अब यहाँ पे बार्टर सिस्टम था फ्यूडलिज्म के टाइम पे, एंड देन उसको शिफ्ट होने लगा धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरफ। तो यहाँ पे क्या आने लगा? मॉनिटरी सिस्टम, जहाँ पे नोट करेंसी आएंगी धीरे धीरे, सिक्के से भी चलने लगा, है ना। अलोंग साइड ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक एंड ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज होने लगी, क्योंकि आप देखें ज्यादातर जो साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है वो कहाँ पर हुई है? यूरोप के एरिया में। ठीक है, द राइज ऑफ सेंट्रलाइज स्टेट विद डिस्टिंक्ट नेशनल लैंग्वेज, अ रिन्यूड रेस्पेक्ट फॉर साइंटिफिक इंक्वायरी एंड डेमोग्राफिक शिफ्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए सेक्युलर ऑर्डर। सेक्युलर ऑर्डर क्यों? क्योंकि स्टेट वर्सेस चर्च। तो स्टेट क्या बोलने लगे? स्टेट शुड बी सेक्युलर, स्टेट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर ना करे, चर्च अलग रहे और स्टेट अलग रहे। तो ये वाला फेज था कि लोगों की रीजनिंग यहाँ पर डेवलप होने लगी। दूसरा, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज भी इमर्ज होने लगी। पहले जो टीचिंग है वो चर्च के द्वारा दी जा रही है, अब यूनिवर्सिटीज होने लगी, वो यहाँ पर इसको काउंटर करने लगे। अब इससे कॉन्सेप्ट आता है अर्बन नक्सल इंडिया के अंदर।
ये कहा जाता है कि क्या है कि ये जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बनकर वहां पर बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अर्बन नक्सलिज्म। वहां पर भी यही हो रहा है कि देखो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोग यूनिवर्सिटीज में जाने लगे एंड देन वहां पर वो बच्चों को सिखाने लगे कि भैया रिलीजन क्या है, गलत है। They started challenging the church's educational monopoly and the promoting literacy and the revival of the human spirit. वो कहने लगे अंधविश्वास में भाई बिलीव मत करो, ये चीज है, क्योंकि साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो हर चीज किस पे बात करने लगे, साइंटिफिक। यूटोपियन की तरफ हटकर हम किसकी तरफ जाने लगे, इंपिरिकल की तरफ। रिसर्च मैथडोलॉजी में पढ़ते हो ना आप, हाँ। इंपेरिकल मेथड ऑफ रिसर्च, तो वो सब। तो यहां पर ये पूरी की पूरी चीजें डेवलप होने लगी है इस पीरियड के अंदर। अब यहां पे और क्या हो रहा है, यहां पे आप समझो कि ये जो इंडिविजुअलिज्म एंड ह्यूमनिज्म है ना, ये फ्लरिश होने लगा। पहले क्या था, पहले कलेक्टिवनेस की बात होती थी, अब इंडिविजुअलिज्म की बात होने लगी। रिलीजन क्या बात कर रहा है, सब एक ही बकेट में रख रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इंडिविजुअलिज्म, दैट इज प्रॉफिट ज्यादा। कैपिटलिज्म का यही तो है इंडिविजुअलिज्म, तभी तो उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति है जैकब। जैकब ने क्या बोला, नोटेड दैट द एसेंस ऑफ द रेजोनेंस लेज इन द न्यू मैन। ठीक है, नया इंसान यहां पर बनने लगा एक तरीके से, क्योंकि उसके अंदर अलग तरीके की रीजनिंग्स डेवलप होने लगी। Who pursued glory and self-realization over the religious asceticism। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि अगेन वही है ना कि भैया रिलीजन से हटकर वो सवाल करने लगा। पहले क्या था, आप धर्म पर रिलीजन पे सवाल नहीं कर सकते, होता है तो होगा, अब क्या है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। दे स्टार्टेड काउंटरिंग चर्च। यस सर। नाउ वैसे ही यहां पर जो हेरोल्ड है, हेरोल्ड ने क्या बोला, he remarked on this remarkable transformation stating that the essence of resonance is found in the Machiavelli's writing। उसकी जो राइटिंग है उसमें जो उसने जो भी बुक लिखी है उसमें पता चलता है कि ये फेज किस तरीके से डेवलप हो रहा है विद द रीजनिंग। Machiavelli depicted the evolving nature of the state by understanding the complexities of the statecraft, where decisions were influenced by the political realities rather than religious doctrines or the idealized concepts of governance। He is recognized as the father of political realism। ठीक है, पॉलिटिकल रियलिज्म का फादर भी उसको कहा जाने लगा, एंड प्रायोरिटाइजिंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। तो यहां पर देखो पहले क्या हो रहा है, एरिस्टोटल एंड प्लेटो क्या काम कर रहे हैं, बहुत आइडियलिस्टिक चीजें बोल रहे हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। वो रियलिटी बता रहा है, यहां पर वो रियलिटी बता रहा है कि भैया डंडा ही यूज करना पड़ेगा आपको जहां पे डंडा यूज करना है, लोगों को मारना ही पड़ेगा जहां मारने की जरूरत पड़ेगी। वो ये नहीं कह रहा कि मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी सोल ऐसी है, अच्छे लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आएगा कि यहां पर ये उसको बता रहे हैं कि भैया आपको पता चलेगा वो कितना रियलिस्टिक है, क्योंकि हम सब फील पता तब चलता है ना जब वो रियलिटी में आप सेम चीज अप्लाई करते हो। तो अप्लाई कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, उस चीज को इंपेरिकल उसमें लेके आ रहे हो, तभी तो पता चलेगा वो टेस्ट हुआ या फेल हुआ, वो टेस्ट करके तब चलेगा पास हुआ फेल हुआ। ठीक है, सो माइकेवेली बेसिकली एडवोकेटेड ऑफ ही वाज एडवोकेटिंग ऑफ सिविक रिपब्लिकनिज्म। किसकी बात कर रहा है वो, सिविक रिपब्लिकनिज्म की, यानी कि बेसिकली लोग खुद पार्टिसिपेट करें स्टेट अफेयर में। ग्राम्स्की अपलोड्स हिम फॉर हिज सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स। एथिक्स क्या है, एक तरीके से रिलीजन है। ठीक है, एक क्या है, रिलीजन है, आइडियलिस्टिक है, उसको पॉलिटिक्स को सेपरेट करता है। माइकेवेली वॉज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बाय मैक्सी। मैक्सी ने उसको क्या बोला है, फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। मॉडर्न क्यों, क्योंकि जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है वो किसमें आता है, मॉडर्न फेज में होता है, और ये किस तरफ है, हम मॉडर्न स्टार्ट होने ही वाला है। जैसे ही वो आता है ना तुम्हारा माइकेवेली, माइकेवेली का टाइम जो होता है वो मॉडर्न फेज ही स्टार्ट होने वाला होता है। सो ही वॉज नॉट, he was most
क्रिटिसाइज्ड फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, बहुत क्रिटिसाइज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो फेज है ना, यहां पे उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग बहुत आ गए थे। क्यों क्रिटिसाइज किया है? फॉर टेलिंग द ट्रूथ, सच बोलने के लिए। क्योंकि देखो पहले क्या है, प्लेटो और एरिस्टोटल में समझो, उनको चैलेंज करने के लिए रिलीजन है ही नहीं वहां पर। वहां पर देयर इज अ सिंगल अथॉरिटी दैट इज स्टेट, और वो स्टेट को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। बट यहां पर अब जब माइकेवेली चैलेंज कर रहा है तो दो चीजों को कर रहा है, स्टेट को कर रहा है और चर्च को कर रहा है। और चर्च तो सुप्रीम है, और चर्च कभी नहीं चाहेगा कि इसको क्रिटिसाइज करे। टेक दी एग्जांपल, आज आप किसी के धर्म के बारे में बोल के देखो, आपको जेल हो जाएगी। लेकिन आप किसी का मर्डर कर दो, आपको तुरंत बेल मिल जाएगी कुछ टाइम बाद ही। मतलब धर्म के बारे में बोलना ज्यादा बड़ा पाप है किसी की जान लेने से। देखा जाए जो 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, उसमें भी जब धर्म पे बात धर्म आई पर थी, ही तब बात आई थी, तभी वो सबसे ज्यादा भड़के थे। हाँ, और ज्यादा अवेयर हो गए थे, तभी हाँ। उन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू करा था। और इसी वजह से उसने बोला था माइकेवेली कि धर्म का कोई लेना देना नहीं है, एथिक्स को सेपरेट करो यहां से, रिलीजन स्टेट क्राफ्ट अलग चीज होती है और धर्म अलग होता है। ठीक है। सो फॉर टेलिंग द ट्रूथ एज ही टोल्ड अबाउट द रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स, व्हाट वाज द रियलिटी? रियलिटी वाज पॉलिटिक्स इज नॉट एथिक्स। उसने बोला पॉलिटिक्स एथिक्स है ही नहीं, आप वहां पर एथिक्स को लगा ही नहीं सकते। नो फिलॉसफी और फिलोसफर किंग एग्जिस्ट, है ना। अब यहां पर क्या होता है कि शेक्सपियर आता है, तो शेक्सपियर क्या काम करता है? ही स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ माइकेवेली। तो माइकेवेली को क्रिटिसाइज करने का ट्रेडिशन स्टार्ट करता है कौन? शेक्सपियर। वो एक टर्म देता है, वो टर्म का नाम क्या? माइकेवेलियनिज्म। ठीक है, माइकेवेलियनिज्म जो है ये एक टर्म देता है। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट देयर इज नो रोल ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स। वो कहता है कि एथिक्स की जगह ही नहीं है पॉलिटिक्स में। अब जैसे मैं बात करूं, समझो कि भाई गरीबों का भला कर देंगे तो ही सब अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, तो ये क्या एक तरीके की एथिक्स है। एथिक्स से आप देश नहीं चला सकते। अगर आप सिर्फ ये करते रहोगे, सारा पैसा मान लो, सपोज मान लो गरीबों के वेलफेयर में लगा दोगे, तो स्टेट को डिफेंड करने के लिए पैसा कहां से बचेगा? तो रूलर शुड बी क्रूअल इनफ कि कहीं पर वो सेक्रीफाइस करके सारे लोगों की भी क्या करे? रक्षा करे। आया समझ? यस सर। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो उससे एसोसिएटेड है। एंड देन माइकेवेलिज्म इज ए पर्सनैलिटी ट्रेट डिफाइंड बाय मैनिपुलेटिवनेस, a disregard for morality, a lack of empathy and a calculative pursuit of self interest and power। ये जो टर्म है इसका मतलब ये है, जो इस टर्म को यूज किसने किया था? शेक्सपियर ने। ठीक है। जैसे एक होता है ना कि आज के टाइम पे हमने क्या बोल दिया, अगर हम किसी भी व्यक्ति को ये बोलते कि अरे तुम बिहारी हो, तो बिहारी हम उसको एज ए इंटेलेक्चुअल कंसीडर नहीं करते कि भाई अरे बहुत सारे आईएएस निकलते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। बहुत सारे लोग इसको एज ए गाली की तरह समझते हैं, बट जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो वैसे ही यहां पर भी ट्रेडिशन बना दिया कि माइकेवेली को अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि भैया माइकेवेली क्या है, तो उसके लिए ये टर्म बना दिया गया। और ये टर्म का मतलब है समवन हु लैक एम्पैथी, समवन हु हैव सेल्फ इंटरेस्ट and calculative pursuit towards power, someone who is disregarded with the morality, someone who have manipulative traits। आया समझ? उसको हम क्या कहेंगे? माइकेवेलियनिज्म के नाम से यूज करेंगे। ठीक है। ओके। माइकेवेली का सबसे फेमस कोट क्या है? फेमस कोट ऑफ माइकेवेली इज इन पॉलिटिक्स एंड जस्टिफाइज मीन्स। ये है पूरा कोर थीम ऑफ इसकी स्टडी का। वो ये कह रहा है कि राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर ये मतलब नहीं है कि आप कैसे कर रहे हैं, हाउ, ये मैटर ही नहीं करता। मैटर क्या करता है? व्हाट इज द रिजल्ट इन द एंड। समझ में आया? जैसे एक इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूं, जैसे मैं जस्टिस की बात करूं, न्याय की बात करूं, तो आप ये समझो कि एक व्यक्ति है, ये डीएम है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ये बी है व्यक्ति, ये गरीब आदमी है।
कानून बना दिया गया, लॉ बना दिया गया कि हम राशन कार्ड बनाने के लिए 1 हफ्ता लगेगा, 7 डेज लगेंगे, आपको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। जब आपका राशन कार्ड बन जाएगा तब इस व्यक्ति को क्या मिलेगा? राशन मिलेगा, है ना। अब ये व्यक्ति भूखा मर रहा है, तड़प रहा है भूख के मारे, तो ये डीएम क्या बोलेगा कि भाई क्या काम करो, जाओ और राशन कार्ड बनवाओ, 1 हफ्ते बाद तो राशन मिलेगा। तब तक तो शायद 1 हफ्ते में ये मर लेगा। तो हम ये नहीं कह सकते अरे हम तो प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, दिस इज द रूल, सबके लिए समान है। एंड में तो वो व्यक्ति मर गया ना, एंड दिस वाज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग। यहां पर मैं क्या काम करूं कि मुझे दिख रहा है कि ये मर सकता है 24 घंटे के अंदर, तो मैं ये लॉ को नहीं मानूंगा, कानून को नहीं मानूंगा। मैं यहां इक्वालिटी बिफोर लॉ के प्रिंसिपल को क्या करूंगा? रिजेक्ट कर दूंगा। मैं सबसे पहले इस गरीब व्यक्ति को खाना दूंगा और ये जिंदा बच जाएगा। तो ये मेरा गोल था। एंड आया समझ? सो कानून सिर्फ एक टूल है, न्याय अल्टीमेट है। लॉ इज जस्ट अ मीन, जस्टिस इज द एंड। अगर आप सिर्फ टूल पर, मीन पे फोकस करोगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि जस्टिस को आप इरोड कर दो। तो वैसे ही वो ये कह रहा है कि राजनीति के अंदर ये मुद्दा नहीं है कि आप क्या कैसे कर रहे हैं, आप मतलब ये है कि आपने एंड में क्या किया। जैसे एक और एग्जांपल लो, राजनीति में इससे मतलब नहीं है कि जो रूल कर रहा है वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। मतलब यह है कि जिस पोजीशन पे वो आके बैठा है उस पोजीशन पे बैठने के बाद उसने कितना डेवलपमेंट किया है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अच्छे पढ़े हुए लिखे लोग भी देश ना चला पाए और एक अनपढ़ भी बहुत अच्छा देश चला दे। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने क्या काम किया? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दिया हुआ है ना। तो तुम्हें समझ में आया ये एंड और मीन का मतलब? उसने बोला कि मीन मतलब नहीं करेगा। जैसे मुझे युद्ध जीतना है तो मैं युद्ध में ये तरीके नहीं देखूंगा कि भैया एथिक्स है कि नहीं भाई शाम हो गई तो मुझे तीर नहीं चलाना, मेरे को जो युद्ध जीतना है तो जीतना है। जैसे श्री कृष्ण का देखो, श्री कृष्ण क्या था कि भाई सूरज अगर छिप गया तो युद्ध नहीं होगा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने चक्र से सूरज को ढक दिया, है ना। याद है ये स्टोरी? तो श्री कृष्ण ने जब सूरज को ढक दिया, उन्हें लगा कि भाई सूरज ढक गया और वो बाहर निकल आया और एकदम से चक्र हटाया और उसका वध कर दिया। तो एट द एंड क्या गोल था? ये गोल था। जब कर्ण को मारा गया तो ये कहा गया कि वो अपने रथ पे नहीं है, अगर वो अपने रथ पे नहीं होगा और उसे मारूंगा तो ये क्या होगा? नियमों के विरुद्ध होगा। तो कृष्ण ने क्या कहा कि अगर उन्होंने भी तो नियम का पालन नहीं किया तो आप क्यों नियम का पालन कर रहे हैं? तो आप भी रिजल्ट पे फोकस करें एक तरीके से। आया समझ? तो वो ये कह रहा है कि मीन से मतलब नहीं है, आप एंड पे फोकस करें। अगर आप अच्छा करना चाहते तो साम दाम दंड भेद, आप उसको अच्छा करें। अगर आप वो तो बाकी और चीज पता चलेगी अच्छे बुरे की, तो ठीक है। तो ये समझ में आ गया कहना का मतलब क्या था एंड उसका मीन और एंड का। गांधी वॉज द क्रिटिक्स ऑफ माइकेवेलिज्म। गांधी माइकेवेली के क्रिटिक थे। क्यों? क्योंकि गांधी अपोजिट बोलते थे। गांधी क्या कहते थे? मीन्स जस्टिफाइज द एंड। मीन्स जस्टिफाई करेंगे कि एंड क्या है। अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं करोगे तो कोई शायद आपके साथ अच्छा ना करे। क्यों? क्योंकि वो आपने देखा ना, जब ये कहते थे कि अगर मुस्लिम्स, आप हिंदुओं को उन्होंने बोला था कि अगर मुस्लिम आपको मार भी दे तो खुशी खुशी मर जाना, है ना। तो ये क्या है? मीन पे ही तो फोकस कर रहे हैं। क्योंकि एट द एंड वो सोसाइटी में क्या चाह रहे? पीस चाह रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि भैया आपने क्या काम करा, पूरी की पूरी एक कम्युनिटी को ही रोड करवा दिया पीस पाने के चक्कर में, है ना। तो ये सब है। अब बात करते हैं कुछ इन्फ्लुएंस की, इन्फ्लुएंसेस ऑन माइकेवेली। सो माइकेवेली वाज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। ये किसने बोला? डनिंग ने बोला। अगेन अब तुम्हें समझ में आ गया चाइल्ड ऑफ हिज टाइम क्यों बोला है।
द होल ऑफ रेजिडेंस इज इन माइकेवेली, ये लास्की ने बोला है. माइकेवेली वॉज नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड, इट वॉज सबीन. ठीक है, तो उसने ये बोला है. अब समझते हैं कि माइकेवेली वॉज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम. ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि देखिए सबसे पहले रेजिडेंस का टाइम है, तो वहां पे क्या हो रहा है, रीबर्थ ऑफ लॉजिक हो रहा है, सिविलाइजेशन वैल्यूज डेवलप हो रही है, वाइटलाइज्ड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड ह्यूमनिज्म. लोग सवाल करना स्टार्ट कर दिया हर चीज का, वाई, कि मैं ये क्यों कर रहा हूं. जैसे आज के टाइम पे लोग देखे ना वो ओ माई गॉड OMG मूवी देखिए ना, कि मैं शिव जी पर दूध क्यों चढ़ाऊं, ये जब मैं गरीब को दे सकता हूं पीने के लिए, है ना. तो ये रीजनिंग डेवलप हुई है. जब ये कहा जाता है इंसान के अंदर ही भगवान है ना, तो ये इस तरीके की रीजनिंग्स वहां पे डेवलप हुई है. साथ के साथ इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिविजुअलिज्म ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट सीकिंग ग्लोरी एंड फेम. तो धीरे धीरे ये सब डेवलप हो रहा है. दूसरा यहां पर रिफॉर्म्स हैं. कैसे रिफॉर्म्स है? सेपरेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर इन रिलीजन. पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट की बात हो रही है, यहां पे स्टेट की बात हो रही है. स्टेट और प्राइवेट अलग हैं, तो रिलीजन उसमें नहीं जा सकता. दैट्स वाई वी नीड सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट, एंड दिस लेड टू द राइज ऑफ सेक्युलरिज्म. तो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म इज टोटली डिफरेंट विद द इंडियन सेक्युलरिज्म, राइट. ये बात क्यों कही गई? क्योंकि चर्च बिकेम करप्ट एज इट वॉज इंटरफेयरिंग इन स्टेट. अब स्टेट में इंटरफेयर करने लगा तो चर्च को लगा कि मैं ही हूं जो भी हूं. ठीक है, दैट्स वाई ही ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म. माइकेवेली को इसलिए फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म भी कहा जाता है. थर्ड पॉइंट है हमारा ब्रेकडाउन ऑफ फ्यूडलिज्म. यहां पर क्या है, फ्यूडलिज्म का ब्रेकडाउन होने लगा. एंड ही वॉज अगेंस्ट ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स एंड एरिस्टोक्रेसी प्लस चर्च. इन सब के क्या था, वो अगेंस्ट था. ठीक है, और जैसे ही ब्रेकडाउन ऑफ फ्यूडलिज्म हो रहा है तो हम किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कैपिटलिज्म की तरफ. क्योंकि अब क्या होगा, जैसे रीजनिंग आएगी वैसे ही साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट होगा, और वैसे ही क्या होगा, आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा. और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होते क्या आता है, कैपिटलिज्म. और कैपिटलिज्म को काउंटर करने सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, राइट. यस. फिर यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे राइज ऑफ नेशन स्टेट होने लगता है. क्यों? क्योंकि मेडिवल पीरियड वाज ऑफ पैक्स रोमाना. ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया साइन होती है 1648 में. इट एंडेड द वॉर ऑफ 30 इयर्स. एंड जैसे ये वॉर खत्म होता है, नए नेशन स्टेट्स इमर्ज हो जाते हैं. और नेशन स्टेट का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, टेरिटोरियल सॉवरेन एंटिटी बनते हैं. ये एक पर्टिकुलर टेरिटरी के बेस पर कि ये हमारी टेरिटरी होगी, है ना. Machiavelli was deeply concerned with Italy's need to become a strong nation state, making it Italian unification on a primary objective. His dream was to see a united, regenerated and glorious Italy, requiring the defense and preservation of the state and its people. Machiavelli's emphasis on the spirit of his time is evident in his advocacy for national army. और ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जहां पर वो एडवोकेट कर रहा है किसका, दैट द स्टेट शुड हैव द नेशनल आर्मी. उसके लिए भी थ्योरी दी है उसने कि भैया आर्मी होगी तो कैसी होगी. आया समझ? क्योंकि एरिस्टोटल और प्लेटो ने आर्मी का कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं है, वो रूलर का दे रहा है सिर्फ. वो टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए आर्मी बनाने का दे ही नहीं रहे कॉन्सेप्ट. तो देखा जाए तो ये चर्च के जो पोप थे उनके अगेंस्ट था क्या? उन्हीं के अगेंस्ट तो डेवलप हो रहा है. अब देखो एक चीज से दूसरी चीज वो हो रही है ना, क्या कहते हैं, स्ट्राइक हो रही है. कैसे? चर्च के अगेंस्ट जा रहा है तो वो कह रहा है ना लोगों को अपनी कॉन्शियसनेस डेवलप करो, अपनी रीजनिंग डेवलप करो. चर्च के अगेंस्ट जाओगे तभी तो आप सवाल करोगे चर्च से. जैसे सवाल करोगे तो साइंस एंड टेक डेवलप हो रहा है, साइंस एंड टेक डेवलप, इनोवेशन, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म, देन आपके अंदर रीजनिंग आ रही है ना बहुत सारी चीजों की. आप अलग हो रहे हो उससे. क्योंकि पैक्स रोमाना वाज बाउंड बाय द चर्च, यूनाइटेड चर्च. अब क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा ना अलग अलग रीजनिंग के बेस पे. ठीक है, तो यहां पर ये सारे मुद्दे थे इनके, राइज ऑफ ये सब. देन राइज ऑफ कैपिटलिज्म. सो माइकेवेली पोर्ट्रेल
of human nature as a self-centered, materialistic, and possessive mirrors the psychology of the emerging bourgeois classes. ठीक है, तो यहां पे वो क्या कह रहा है कि देखो, एक तो सबसे पहली बात, ह्यूमन क्या होता है, सेल्फ सेंट्रिक होता है, मेटीरियलिस्टिक होता है. आपको इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि ह्यूमन का जो नेचर है वो अपने सेल्फ ओरिएंटेशन पे काम करता है, और आप उसको एक ऐसे नहीं समझ सकते कि अरे अरे आप सोचे, जैसे मैंने बताया ना, कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स का मेरे अकॉर्डिंग इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्योंकि वो ये कहता है कि कम्युनिटी में सब शेयर करे, पर इसकी क्या गारंटी है कि सब शेयर ही करेंगे, क्योंकि ह्यूमन आर बाय नेचर इज करप्ट. आप देखते हो ना कि आज भी कुछ लोगों को सरकारी नौकरी पर रखा है लोगों की भलाई करने के लिए, वो अपनी जेबें भरे जा रहे हैं. छापे में पता चलता है इनकम टैक्स के रेट के पास तो करोड़ों रुपया है. तो ह्यूमन इज बाय नेचर करप्ट भाई. क्यों? क्योंकि ही इज अ सेल्फ सेंट्रिक एंड मैटेरियलिस्टिक पर्सन, है ना. एंड देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1760s में, दैट इज मिड ऑफ 16th सेंचुरी, इसी का फेज में. तो आप समझ रहे हो ना तुम कि कौन सा फेज चल रहा है तुम्हारा, ये 1420 तुम्हारा ये क्या 1469 से तुम्हारा ये 1760 वाला जो ये फेज है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है. यहाँ के जो थिंकर्स होंगे वो बहुत अलग तरीके से सोचेंगे. अब नेक्स्ट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ माइकेवेली की बात करें तो इसकी एक बुक है आर्ट ऑफ वॉर, 1521 में लिखी गई थी. इट इज ए क्लासिक ऑन थ्योरी ऑफ वॉर एंड मिलिट्री इन द वेस्ट. वाई? क्योंकि एंड में जाके वॉर ही चल रहा है. मैंने बताया ना, पैक्स रोमाना टूट रहा है, लास्ट में 30 ईयर वॉर चल रहा है, तो वॉर ही देख रहा है. और वॉर देख रहा है तो उसको पता है कि मिलिट्री की जरूरत है भाई, टू डिफेंड इट्स टेरिटरी एंड द सॉवरेनिटी एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, है ना. It explains the relations between the war and politics in Machiavelli's political thought. तभी वो युद्ध और राजनीति के अंदर का क्या है डिफरेंस बताता है. दूसरा आता है उसका हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस. इट टॉक्स अबाउट Machiavelli's वर्क इन द सिटी ऑफ फ्लोरेंस एंड द फोर्सेस विच शेप्ड इट्स हिस्ट्री. इटली फ्लोरेंस की हिस्ट्री कैसे बदली है वो भी बता रहा है. फिर उसकी एक इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पे, ये क्रोनोलॉजी में तुम्हें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि वो पूछ लेगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजी, या फिर ईयर दे देगा मैच द फॉलोइंग के. अच्छा. देन आएगा आपका द डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टिटस लिवी, 1531 में आई है ये. अब देखो 1531 में आई है बट 1527 में तो डेथ हो गई है माइकेवेली की, हाँ, है ना. सो हियर माइकेवेली हैज डिस्क्राइब्ड रिपब्लिकनिज्म. His criticism of feudal order and nobility is reflected in his book. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर किस बुक के अंदर है, क्योंकि उसने फ्यूडल ऑर्डर्स को किस बुक में क्रिटिसाइज किया है. बट वो तो एक्सपायर हो गया था ना. हाँ, तो बट उसने लिखी तो थी ना, लिखने के उसके मरने के बाद पब्लिश हुई है ये. क्यों? क्योंकि जो देखो समझो यार, वो ऐसे नहीं हो सकता ना कि आज के टाइम पे आप चाहो तो कि गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दो. गवर्नमेंट खुद में पावरफुल है, तो वैसे उस टाइम पे चर्च और ये जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स और नोबल्स हैं ना, ये पावरफुल हैं. ये नहीं होने देंगे वहां पर इन चीजों को पब्लिश, क्योंकि उनके अगेंस्ट जाएगा, उनकी इमेज खराब करेगा. समझ रहे हो? हाँ जी. तो इसलिए नहीं हो पा रही थी, ये बहुत लेट हुई है पब्लिश. जैसे कि प्रिंस written in 1513 but published in 1532. Machiavelli's book Prince is one of the best book written on statecraft, that is art of politics. He is compared to Chanakya in this regard. Machiavelli in Prince gave advice to the prince, that is the ruler, about ruling the state in the realist manner. अब उसने ये बुक लिख तो दी बट वो पब्लिश नहीं होने दी, वो बहुत लेट पब्लिश हुई उसके मरने के बाद. इस बुक में वो ये बता रहा है कि जो प्रिंस है यानी कि रूलर है वो अपना स्टेट कैसे रूल करे, किस तरीके से करना चाहिए. जैसे कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए बताया था कि किस तरीके से एक राजा को स्टेट रूल करना चाहिए. आया समझ? दैट्स वाई उसको कंपेयर किया जाता है. तो इसीलिए मैंने लिखा था डिस्कोर्स एंड प्रिंस जो है उनके मरने के बाद पब्लिश हुई है. आया समझ? यस सर.
अब मेथोडोलॉजी की बात करते हैं कि व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ माइकेवेली. सो बेसिकली माइकेवेली वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय एरिस्टोटल, वैल्यूइंग हिस्टोरिकल मेथड्स. वो हिस्टोरिकल मेथड्स को बहुत वैल्यू करता था, यानी कि आप हिस्ट्री से सीखे पढ़ें तब आपको पता चलेगा, ओवर चर्च टीचिंग. ठीक है, कि चर्च जो पढ़ा रहा है उससे मत पढ़ो, आप ऑब्जर्व करो इतिहास में क्या क्या हुआ है. चर्च बता रहा है कि क्या करोगे तो मतलब ए करोगे तो तभी आपको पुण्य मिलेगा, पाप मिलेगा टाइप. लेकिन वो ये बता रहा है कि देखो इतिहास से सीखो, अगर आपने इतिहास से नहीं सीखा तो आपके साथ होगा, दोबारा रिपीट होगा, है ना. सो ही डिसमिस रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स बिलीविंग ह्यूमन नेचर एंड इट्स प्रॉब्लम रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस टाइम. वो कह रहा है कि हर वक्त ह्यूमन की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जो सेम होती हैं, उनको ऑब्जर्व करो इतिहास से और उनको सीखो. जैसे अब होता है ना कि सीखते हैं ना यार, डेवलप होता है. जैसे हम आज के टाइम पे टेक द एग्जांपल, हम ये नहीं कह सकते कि चलो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है करने दो, पर तुम तो अच्छा करो ना, तुम क्यों खराब कर रहे हो, है ना. दिस द फिलॉसफी व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए. लेकिन इस पर बात ना करके हिस्टोरिकल मेथड करता व्हाट इट इज. अगर आप इतिहास पढ़े तो यूएसए ने कभी इंडिया का साथ नहीं दिया, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करता है और पाकिस्तान की तरफ रहता है. तो इसलिए हम डोनाल्ड ट्रंप पे रिलाय ना कर हमें किस पर रिलाय करना पड़ेगा, रशिया पर, क्योंकि रशिया ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा. दिस इज हिस्ट्री टीचेस अस. आया समझ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि भाई अच्छा ठीक है हमें कि क्या फोकस करना है. चर्च कह रहा है कि नहीं, चर्च कह रहा है कि अगर तुम पुण्य करोगे तो पुण्य मिलेगा. जैसा होता है ना कि आप 72 हूर, करना कुछ है नहीं, पता यहाँ है नहीं, पर 72 हूर के सपने देख लेते हैं. तो वही चीज है कि आप उस पर बिलीव मत करो भैया, हिस्ट्री पे बिलीव करो कि आप उसके अकॉर्डिंग चलो. दस ही फोकस्ड ऑन रियल पॉलिटिकल सिचुएशन. तो वो असली पॉलिटिकल सिचुएशन पे फोकस कर रहा है, रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरीज. वो इस चीज पे फोकस नहीं कर रहा कि संविधान में ये लिखा है तो ऐसे ही काम करना है, नहीं. फॉर एग्जाम्पल एक चीज समझो, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में मैं ये लिख दूं कि भैया यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच संविधान में लिख दी तो भाई अब जनता जो है वो कुछ भी बोलेगी और किसी के बारे में भी बोलेगी. तो यहां पर स्टेट को अपनी कोरेसिव पावर यूज करनी पड़ेगी, हार्ड पावर यूज करनी पड़ेगी इसको सप्रेस करने के लिए. ठीक है, तो उसको यूज करनी पड़ेगी. जैसे एक एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो. अभी नेपाल ने अपने यहां पर सारी सोशल मीडिया बंद कर दी, टिकटॉक एंड ऑल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह सब, है ना, ये सब बंद कर दिया. अब क्या हुआ यहां पर, ये सब बंद होने के बाद अब आप इस चीज को समझो, बहुत बेसिक सी चीज है ये, कि जैसे ही जनता स्टेट के अगेंस्ट खड़ी हुई तो यहां पर राजा को क्या करना चाहिए, राजा को इतना पावरफुल होना चाहिए कि इसको सप्रेस कर सके. क्यों सप्रेस कर सके, मैं एक चीज बता रहा हूं. आपको लगता है कि हम अभी कॉलोनाइज्ड नहीं हैं, बट एक्चुअली अभी हम टेक्नोलॉजी के बेस पर कॉलोनाइज्ड हैं. दूसरी कंट्री के लोग थ्रू दिस मीडियम जब चाहे हम पे कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला टिकटॉक बंद हो जाए, ये बंद हो जाए, तो उन कंपनी का लॉस होगा, और वो कंपनी एक तरीके से इंड्यूस कर रही है वहां पर अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए. क्यों, क्योंकि अगर उनकी ये एप्स बंद होगी तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा. तो वैसे ही वो यहां पर ये कह रहा है कि आपको रूल्स, जैसे मैंने अभी बताया ना एग्जांपल तुम्हें, कि अगर तुम लॉ पे फोकस करोगे तो जस्टिस नहीं कर पाओगे, सिर्फ लॉ पे फोकस करोगे तो जहां पर लॉ पे फोकस कर सकते हो वहां पे लॉ पे फोकस करो, जहां पे नहीं कर सकते वहां पर मत करो. बट एट द एंड द गोल इज जस्टिस, नॉट द लॉ. लॉ हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल है जस्टिस. आया समझ. यस सर. तो यहां पे भी वो यही चीज आपको समझा रहा है, जो भी समझा रहा है, ठीक है, कि हमें क्या करना है इन सब चीजों पे. Thus he focused on the real political situation rather than the abstract constitutional theories. His analysis was rooted in the conditions of his own era,
मेकिंग हिम अ कीन ऑब्जर्वर एंड द रियलिस्ट। उसने चीजें ऑब्जर्व करी हैं, वो सिर्फ एक घर में बैठे हैं और बस सोच नहीं रहा कि यार चलो यार कैसे सुधार सकते हैं, ऐसे नहीं सोच रहा। जैसे एक चीज समझो, एक अमीर बाप का बेटा या बेटी विदेश से जाके लॉ करके आए और वो यहां आकर समाज की, सोसाइटी की प्रॉब्लम बताए, तो वो अच्छे से उस प्रॉब्लम को फील ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वो चीज जी ही नहीं है अपनी लाइफ में। वो क्या जाने मिट्टी में बैठ के खाना खाने का मतलब, जब उसने बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाया है, वो क्या जानेगा भाई, है नहीं? तो माइकेवेली ने ये रूट्स, ये ऑब्जर्व करा है, उसमें जिया है इन सब चीजों को। So his pragmatic views such as might is right and the end justifies the mean. Might is right, जो भी राजा करे वही सही है, बट कैसे भी करे, बट सही करे। He is not saying to exploit the civilians or the citizens. He is saying जस्टिस करने के लिए जो कर सकते हो करो, चाहे किसी को सप्रेस ही क्यों ना करना हो, क्योंकि एट द एंड ये एंड जस्टिफाई करेगा। जैसे एक एग्जांपल लो, यूक्रेन, जेलेंस्की अगर ये युद्ध जीत भी जाए तो एंड तो यही कहेगा कि भाई उसने पूरा देश बर्बाद कर दिया, राइट? यस सर। लेकिन अगर वो सपोज पुतिन के साथ सेक्रीफाइस कर लेता तो बेशक इतना बड़ा डैमेज ना होता जितना आज है, क्योंकि एटलीस्ट एट दी एंड लोगों का सर्वाइवल रहता, लोगों के घर बचे रहते, स्कूल बचे रहते, जिंदगियां बची रहती। बट उसने बर्बाद कर दिया सब। तो इतिहास में एंड को याद रखते हैं, ना कि मीन को। जैसे ट्रंप क्या काम करे, यूएसए क्या करता है, यूएसए जहां पे भी जिस भी कंट्री पे हमला करना होता है वहां पे कह देता है डेमोक्रेसी खतरे में, लोगों के सिटीजन्स के राइट्स खतरे में, दे डू नॉट हैव फंडामेंटल राइट्स, इसलिए हम उस पर अटैक कर रहे हैं, ठीक है, और खुद 2-3 लाख लोग मार देगा। बट एट द एंड वो दिखा क्या रहा है, दिखा ये रहा है कि एंड क्या है, हमने लोगों को न्याय दिलाया है, बेशक हमने 2 लाख मार दियो। दिस इज द रियलिटी, है ना? लोग ये तो नहीं कह रहे ना कि यार चलो ठीक है न्याय तो दिला दिया लेकिन ये गलत हो गया, 2 लाख मर गए। लोग कह रहे कि मिल गया न्याय, ठीक है चलो हम आजाद हो गए। गेटिंग माई पॉइंट? सो यस सर। might is right and the end justifies the means suggests that he prioritized outcomes over methods. methods पे नहीं, वो outcomes पे फोकस करता है। उसको इस चीज से मतलब नहीं है कि गाड़ी 100 की स्पीड पे चलाओ या 200 की स्पीड पे चलाओ, जीत के आओ। एंड मैटर करता है मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि एक 17 साल का लड़का गाड़ी की रेस कर रहा है या एक 30 साल का। मेरे को ये मैटर करता है कि दोनों में से रेस कौन जीता। आया समझ? So often considered the father of political realism, he embraced a cyclic view of history, emphasizing psychology and the historical pattern. The prince focuses on the state security. प्रिंस को सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? सिक्योरिटी पे। और सबसे ज्यादा वो किस पे बात कर रहा है? ह्यूमन साइकोलॉजी पे फोकस करने की बात कर रहा है। He embraced a cyclic view of history एंड एम्फेसाइजिंग साइकोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल पैटर्न। लोगों की नियत, जैसे मैंने बताया ना कि यूएसए की का अगर आप साइकोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल पैटर्न देखो तो वो क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट। इसलिए हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। दैट्स वाई द प्रिंस फोकस ऑन स्टेट सिक्योरिटी वाइल द डिस्कोर्सेस डेल्व्स इनटू द लिबर्टी। जो प्रिंस की किताब, जो ये किताब है उसकी, वो ये कहती है कि जो प्रिंस है, जो बुक है प्रिंस, वो स्टेट सिक्योरिटी पे फोकस करती है, लेकिन डिस्कोर्स ह्यूमन लिबर्टी यानी कि लिबर्टी पे फोकस करती है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच इज योर लिबर्टी, राइट, बट आप स्टेट के अगेंस्ट कुछ नहीं कह सकते।
स्टेट के अगेंस्ट कहोगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच छिन जाएगी। आप कह रहे कि मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बात कर रहा हूं, तो दोनों हैंड ऑन हैंड जा ही नहीं सकते, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। क्यों? अगर मान लो जैसे आप बोल रहे हो कि यू हैव राइट टू लाइफ, बट युद्ध हो जाए, मैं बोलूंगा कि अब किसी का राइट टू लाइफ नहीं है, जाओ युद्ध करने जाओ, तो दूसरा व्यक्ति ये नहीं कह सकता इट इज माई राइट टू लाइफ। सो अटमोस्ट प्रायोरिटी क्या है? कहने का मतलब ये है कि द अटमोस्ट प्रायोरिटी इज स्टेट सिक्योरिटी। जब स्टेट की सिक्योरिटी खतरे में हो तब आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टेट को बचाना है एट एनी कॉस्ट। जब स्टेट सेफ एंड सिक्योर है तब आपको लिबर्टी मिलेगी, तब आप कुछ भी करो। घर वाले होते हैं ना, कहते हैं कि भैया अगर पढ़ लेगा 90% ले आ तो घूम ले, जहां मर्जी घूमना है, नहीं लाएगा तो हम घूमने नहीं देंगे। तो इट इज लाइक सिमिलरली दैट, हैंड ऑन हैंड नहीं जा सकता। नाउ पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ माइकेवेली। तो माइकेवेली ने बोला कि सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है? ऑन ह्यूमन नेचर। क्यों? क्योंकि इट इज अ यूनिवर्सल ईगोइज्म। माइकेवेली ये कह रहे हैं कि देखो, इन हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी his concept is that moral indifference is universal egoism। हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल थॉट होता है, इंडिविजुअल उनके मॉरल्स अलग होते हैं, और इस सब की वजह से क्या होता है? यूनिवर्सल ईगोइज्म देखने को मिलेगा। सो बेसिकली ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ इनहेरेंट गुडनेस इन ह्यूमन नेचर and arguing that all individuals are fundamentally selfish and driven by the egoism. For Machiavelli, fear is more powerful motivator than love। वो कह रहा है कि डर जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल ड्राइविंग फोर्स है देन लव। Why? Because with the desire of security being the primary concern of human behavior। क्योंकि जो एक इंसान की डिजायर होती है सिक्योरिटी की, वो सबसे प्रायोरिटी होती है ह्यूमन बिहेवियर में। दैट्स वाई वो डरता है। आया समझ? ह्यूमन नेचर इज एग्रेसिव एंड एक्यूस्टिव। पीपल स्ट्राइव्स टू कीप व्हाट दे हैव एंड सीक मोर, लीडिंग टू कांस्टेंट कंपटीशन ड्यू टू लैक ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखो ह्यूमन का नेचर क्या है? ह्यूमन का नेचर ये है कि देखो जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड हैं। बट ह्यूमन के अंदर की जो टेंडेंसी है वो क्या है? वो हमेशा कंपटीशन में रहता है, उसको और चाहिए, उसका पेट कभी नहीं भरता। ठीक है? और ह्यूमन जो है वो सबसे ज्यादा डरता है। उसका मोटिवेशन फैक्टर क्या है? डर, ना के प्यार। जैसे अभी देखो यार, एक एग्जाम्पल लो कि कोविड का टाइम आया, बहुत सारे लोग ऐसे मिले कि भाई जिनके घर में राशन है, बट फिर भी वो जो डिस्ट्रीब्यूट करने आ रहे हैं उनसे पैकेट ले लेके अपने घर में स्टॉक लगा रहे हैं, है ना? तो ये सारी की सारी चीजें आपने देखा कि भैया ह्यूमन तो कितना बड़ा सेल्फिश है। मैंने गवर्नमेंट जॉब का एग्जांपल दिया कि जॉब है बट स्टिल करप्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनका पेट नहीं भरता कभी भी, है ना? तो बस अब जैसे एक समझो, एक पर्टिकुलर रिलीजन है, रिलीजन ए। क्या वो दुनिया में गलत चीजें इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने भगवान से प्यार करता है, या फिर वो अपने भगवान से डरता है? बताओ। वो गलत चीजें करेगा ही नहीं अगर वो डरता होगा तो। मैम वो डरता है इसलिए गलत चीजें करता है, क्योंकि उनमें उसमें ये बोल दिया गया कि अगर आपने ये नहीं किया तो मैं आपको कढ़ाई में जलाऊंगा। समझ? एक एक छोटी सी चीज समझ। अगर तेरे को ये ना हो कि यार इससे करने से पाप होगा, तो क्या तू वो चीज, हम बहुत सारी चीजें करते हैं ना, देख समझ, हम लाइफ में बहुत सारी चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये कहते हैं कि यार अगर यार मैं ऐसा करूंगा तो यार भगवान वो करेंगे, ऐसा सजा देंगे, हमारे साथ गलत होगा, ये होगा। दैट इज फियर। आप डर से कर रहे हो, है ना? होता है, नहीं होता है कि अगर आपने ये किया तो आपको जहन्नुम में जगह भी नहीं मिलेगी।
हाँ होता तो है। तो ये फियर है। हमें लव लगता है, लव नाम की चीज वैसे होती नहीं है, ये फियर होता है ज्यादातर। आप क्या होता है कि आप रिलेशनशिप में हो तो आपको क्या लगता है कि सामने वाले को खोने का डर ज्यादा होता है, तभी आप उसको जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश करते हो। अगर आप उससे प्यार करते हो तो आप उसको जाने दोगे, क्योंकि आप ये देखोगे उसकी खुशी उसमें। आप वहां डर रहे हो कि मेरा क्या होगा, मैं अकेले कैसे सरवाइव करूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो वैसे ही यहां पे है, डर का माहौल ज्यादा होता है। आप किसी की इज्जत डर से भी करते हो, प्यार से नहीं करते। नाउ सेकंड है आपका, टू मेंटेन सिक्योरिटी अ रूलर मस्ट एम्बडी फियर। अ प्रिंस हु इज फियर्ड अंडरस्टैंड्स हाउ टू रिलेट टू हिज सब्जेक्ट एंड इंश्योर देयर सेफ्टी। जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो प्रिंस से डर के रहना चाहिए। डर के रहेंगे तभी तो गलत नहीं करेंगे। समझो, देखो एक एग्जांपल लो, एक बच्चा है, अगर उसने कुछ गलत किया तो वो ये बोलेगा कि यार अरे कोई नहीं, मेरे पापा तो मुझसे प्यार करते हैं, मैं पापा से प्यार करता हूं, मैं समझा लूंगा, नहीं मुझे डांटेंगे नहीं, है ना। लेकिन उसको पता है उसने गलत किया तो घर जाते तो बेल्टे तो पड़नी है भाई साहब, आज कुछ भी हो जाए। तो यहां पर वो करेगा ही नहीं, पर यहां पर वो कहेगा कि मैं समझा लूंगा। लोग क्राइम करते हैं, और बहुत से लोग करते नहीं हैं इसलिए क्योंकि उन्हें पता है सजा लिखी हुई है भाई, पनिशमेंट मिलेगी। अगर उन्हें पता होता कि वो बोलते कि यार अरे कोई नहीं, मैं प्यार से समझा लूंगा, तो वो मारेगा थोड़ी, फिर तो क्राइम रेट बढ़ नहीं जाएगा क्या। अगर किसी भी व्यक्ति को जेल ना जाना हो तो हर दूसरे दिन लिकड़ते बढ़ते लोगों को मारेंगे, चोरियां बढ़ जाएंगी। दैट मीन्स फियर इज इंपॉर्टेंट देन लव, राइट? Yes, sir. So that's why Machiavelli noted that the individual often misjudge their hopes and desire, and suggesting that the balancing opposing interest is essential for stable society. कभी कभी होता है कि वो अपने जो इंटरेस्ट होते हैं ना वो मिसजज कर लेते हैं, अपनी होप्स को, डिजायर्स को, और इस वजह से क्या होता है कि माइकेवेली ये कहते हैं कि ही सजेस्टिंग दैट द बैलेंसिंग अपोजिंग इंटरेस्ट इज एसेंशियल फॉर स्टेबल सोसाइटी। मान लीजिए अगर मैं चाहता हूं कि यार मेरा मन कर रहा है यार आज किसी की पिटाई कर दूं, क्यों, मेरा मन कर रहा है, ये मैं चाहता हूं करना, लेकिन उसे पता है कि भैया मैंने किया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। दैट इज अपोजिंग थिंग। ये अपोजिंग एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो इस चीज को अपोज कर रहा है ये, और तभी सोसाइटी में बैलेंस बना हुआ है। मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर किसी भी व्यक्ति को सजा ना हो ना और डर ना हो तो सोसाइटी विद इन 1 वीक खत्म हो जाएगी। जहां पर भी सिविलियन वो होते हैं ना, सिविल राइट्स होते हैं, एक तो बोलते हैं मिलिट्री रूल होता है, एक क्या होता है भूल गया मैं, मिडिल ईस्ट वगैरह में वहां पे चल रहा है ना, अफ्रीका वगैरह में सिविल वॉर। जहां पर भी सिविल वॉर होता है वहां पर भी तो यही है ना कि वहां पर लॉ से फियर नहीं है, अब उनको डर ही नहीं है, तभी तो वो सिविल वॉर कर रहे हैं। बांग्लादेश में लोगों को डर खत्म हो गया था स्टेट से, तभी तो उन्होंने वो सब करना स्टार्ट कर दिया। तो फियर इज इंपॉर्टेंट। आया समझ? Yes, sir. So during Machiavelli's time, Italy was rife with the corruption, violence, and inequalities. He believed that the establishment of an absolute monarchy, वो ये कह रहा है कि यहां पर बहुत करप्शन है, वायलेंस है, इनइक्वालिटीज है, तो इसके लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, एब्सोल्यूट मोनार्की विद डेस्पोटिक पावर वॉज नेसेसरी टू रिस्टोर ऑर्डर। ऐसा व्यक्ति जो पावर में आ जाए और पूरी सोसाइटी में जो चाहे वो कराए। टेक दी एग्जाम्पल, जब इंडिया में इमरजेंसी नहीं लगी थी तब कितने प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन जैसे इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती है वैसे ही इंडिया में सबको उठा उठा के जेलों में बंद कर देती है।
वैसे ही ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के टाइम पर जब उसने बिल्कुल कंप्लीट डिक्टेटर की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो रेलवे टाइम पर आने लगी, बसेस टाइम पर आने लगी, सारे काम ऑफिसर्स सारे ऑफिस में टाइम पर आने लगे, क्योंकि उनको डर था कि जेल भेज देंगे भाई साहब, नौकरियां चली जाएंगी। क्योंकि वहां पर समझो क्या था कि मीन पर नहीं, एंड पर फोकस हो रहा था। एंड क्या था? सोसाइटी को एक अच्छी सोशल सोसाइटी स्टेब्लिश करना। तभी तो उन्होंने क्या काम करा, फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई थी कि ये आपकी ड्यूटी है भाई। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। आया समझ? यस सर। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजा को अब देखो, अभी समझना ये चीज, और ये मैं इस चीज को मानता हूं। सो वाई? ताकि वो रिस्टोर कर सके ऑर्डर। सो ही एम्फसाइज दैट द रूलर मस्ट अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर विच रिमेन्स consistent throughout the history, noting traits like selfishness, ingratitude. He famously remarked that people could forget a father's loss but not the loss of their property. तो यहां पर उसने बोला कि लोग जो होते हैं इतने सेल्फिश होते हैं, आपको हिस्ट्री से सीखना पड़ेगा कि वो अपने माँ बाप का लॉस तो भूल सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टी का लॉस नहीं भूल सकते। जैसे आप देखो, रामायण और महाभारत में क्या कॉमन है? प्रॉपर्टी एंड वुमेन, है नहीं है? यस सर। तो यही तो कॉमन है, वो इंसान नहीं भूलता है। आप किसी की वाइफ का, किसी की मदर का डिसरिस्पेक्ट करके देखो, आपको जहन्नुम भेज देगा। आप किसी की प्रॉपर्टी छीन के देखो, पूरे गांव में आग लगा देगा, वो पूरे परिवार को गोली मार देगा, है ना? तो वो प्रॉपर्टी का लॉस नहीं भूल सकता। दैट्स वाई उसने बोला कि आप समझो ये चीज। तभी तो होता है कि गवर्नमेंट कोई भी रिफॉर्म लाने की कोशिश करती है तो रिवोल्ट हो जाता है, जैसे कि किसान प्रोटेस्ट। तो इसी चीज में उसने बोला कि अगर ऐसे प्रोटेस्ट या ऐसा कुछ हो, वॉयलेंस हो, जिसमें लगे कि सिक्योरिटी थ्रेट हो रही है, तो वहां पर वो एकदम क्रुएल्टी से, एकदम हार्ड पावर यूज करके, एब्सोल्यूट मोनार्क की तरह डेस्पोटिक पावर यूज करके उसको क्रश कर दे, बिल्कुल दफना दे जमीन में बिल्कुल, ताकि लोग डरे दोबारा रिवोल्ट करने से। So consequently, he concluded that individual prioritize their self-interest, supporting a ruler only as long as their own interests are met, highlighting the need for ruler to remain attentive to their subjects' need. तो रूलर को क्या करना चाहिए? अपने सब्जेक्ट्स की नीड्स को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो तो उन सबको दबना दो, एकदम दबा दो, बिल्कुल जितना दबा सकते हो। अरे 19 समझो ना, रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो ब्रिटिशर्स भी तो यही कर रहे थे, है ना, कि सबको मार दो जो भी सामने आए। तो ये सब है। अब मोरालिटी पे बात करें तो समझो, मोरालिटी में उसने बोला कि देखो, इन पॉलिटिक्स एंड जस्टिफाइज द मीन, और मीन्स में आप एथिक्स यूज मत करो भाई, ठीक है? एथिक्स यूज करोगे तो मीन्स में आ जाएगा ना। देखो देखो, एथिक्स ये कहा जाता है, एथिक्स इज मीन्स टू अचीव एंड। वो कह रहा है एंड पे फोकस करो, इस पे फोकस मत करो। So he firmly separated religion and politics as well as ethics and politics. Religion और politics को किया साथ के साथ ethics and politics को। Ethics is religion basically. अच्छा अच्छा, मतलब रिलीजन और पॉलिटिक्स को दोनों को अलग अलग कर दो भाई, अलग कर दो, है ही नहीं रिलीजन। जैसे एक एग्जांपल लो, चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज को बैन करो भाई। अगर आप बोलोगे कि नहीं यार, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाएंगे, तो भाई हमें क्या लेना देना उस चीज से। सोसाइटी में एट द एंड सबके साथ न्याय होना चाहिए, है ना? आप बोल रहे हो कि भाई ट्रिपल तलाक, आप बोलोगे रिलीजियस मैटर है, आप क्यों घुस रहे हो? नहीं भाई, एट द एंड सबके साथ न्याय होना चाहिए। तो एथिक्स को दूर रखो भाई, एंड पे फोकस करो।
वुमेन को एजुकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती है, दे हैव द इक्वल राइट ऑफ हैविंग द एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि हमारे रिलीजन में महिला है ना, आप देखो बंगला उसमें अफगानिस्तान में यही तो चल रहा है कि वुमेन्स को एजुकेशन का राइट नहीं है ना, वुमेन्स को स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है। तो आपने बोला, हमने बोला कि नहीं, एंड जस्टिफाइज, एंड हम मीन पे काम नहीं करेंगे भाई, आपके रिलीजियस लॉज पे काम नहीं करेंगे, हम एंड पे काम करेंगे। एट द एंड एवरी वन इज इक्वल, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि ही फर्मली सेपरेटेड रिलीजन इन पॉलिटिक्स एज वेल एज एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, स्टेब्लिशिंग द ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिक्स from these moral frameworks. He argued that the political actions should be evaluated based on the political standards rather than the religious or ethical ones. What may be considered ethically or religiously wrong can be politically correct. जैसे आपने बोला कि नहीं, अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि भैया चाइल्ड मैरिज नहीं होगी, आप बोलेंगे कि नहीं हमारे रिलीजन में तो ये है कि भैया आप 14 साल या 15 साल या 10 साल किसी कोई भी एज मान लो, इस एज पे शादी कर सकते हैं। तो आप ये कहो कि हमें कोई लेना देना नहीं है इससे भाई, क्योंकि जो रिलीजियस के लिए, रिलीजन के लिए सही हो सकता है वो स्टेट के लिए सही नहीं हो सकता मे बी, और जो स्टेट के लिए सही हो वो शायद रिलीजन के लिए सही ना हो। इसलिए आप रिलीजन पे फोकस मत करो, स्टेट पे फोकस करो, क्योंकि हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी हम लेके किसको आए हैं, स्टेट को लाए हैं अपने, हमें गवर्न करने के लिए। तो स्टेट का ऑर्डर विल प्रिवेल, ना कि रिलीजन का ऑर्डर। आया समझ? यस सर। पता, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज, ट्रिपल तलाक, ठीक है। नाउ अब इस चीज के लिए उसने, माइकेवेली ने एक टर्म यूज किया है टू इलिस्ट्रेट दिस। माइकेवेली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल मोरालिटी। इसके लिए उसने बोला है डुअल मोरालिटी। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द मोरालिटी ऑफ प्रिंस डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ कॉमन पर्सन। अब उसने बोला कि क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिलीजन कम्स विद द इंडिविजुअलिटी एंड स्टेट्स कम्स एज अ होल। सो इंडिविजुअल की मोरालिटी अलग हो सकती है, स्टेट की मोरालिटी अलग हो सकती है। While an ordinary individual may be willing to sacrifice their life for their principles, a prince cannot afford to sacrifice the nation for the state of personal principles. इसका एग्जाम्पल लो, यहां पे ये कह रहा है कि देखो, एक ऐसा हो सकता है कि एक सिंगल व्यक्ति अपनी जिंदगी को दांव पे लगा सकता है फॉर हिज ओन प्रिंसिपल्स, बट स्टेट ऐसा नहीं कर सकता। स्टेट अपने खुद के प्रिंसिपल के लिए खुद को आग में झोंक दे, क्योंकि स्टेट अकेला नहीं है, स्टेट के साथ करोड़ों लोगों की संख्या है। स्टेट को लाए ही इस करोड़ों लोगों की प्रोटेक्शन के लिए थे। जैसे एक व्यक्ति ये कहता है कि मेरा रिलीजन क्या कहता है कि मैं खुद को उड़ा दूं, मार दूं, है ना, सेक्रीफाइस कर लूं खुद को। हेलो, यस सर। ठीक है, लेकिन स्टेट को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। टेक द एग्जांपल ऑफ अगेन यूक्रेन। जेलेंस्की ने अपनी खुद की ईगो के चक्कर में पूरे स्टेट को बर्बाद कर दिया, है ना। तो आप स्टेट को बर्बाद नहीं कर सकते खुद की ईगो के चक्कर में, आपको सब के बारे में सोचना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी चाहते तो पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देते, सोचते कि यार मेरी उम्र तो हो गई है, मरना ही है, चाहे 10 साल बाद मरूं, लेकिन बॉम्ब छोड़ देता हूं, ये प्रॉब्लम ही खत्म कर देता हूं। लेकिन उन्हें यह भी तो पता है भैया उनके जाने के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने हो सकते हैं, जनता के बारे में सोचना पड़ेगा। उन्होंने ये देखा कि अगर ये चलो जल्दी वॉर सेटल हो जाता है, बस हम एक थ्रेट देना था उन्हें कि देखो अब हम वो इंडिया नहीं रहा कि जिसको तुम मारोगे और हम चुपचाप रह लेंगे, ठीक है, अब हम बदल गए हैं। सिर्फ एक थ्रेट देना था। अगर इसको फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट कर देते तो एट द एंड गरीब मर जाते, क्योंकि हम इतनी अच्छी इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं, हमारा जीडीपी भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे हम बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, वो सब बर्बाद हो जाता, हम कई साल पीछे चले जाते फिर से। इसलिए उन्होंने एक्टिवली ये सोचा कि मेरे सेल्फ इंटरेस्ट से ज्यादा किसका इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, लोगों का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आई विल सेक्रीफाइस दैट। अब मैं सिर्फ एक थ्रेट करना चाहता था, थ्रेट कर दिया, अब मैं फुल स्केल वॉर में नहीं जाऊंगा। बट इंडिविजुअल्स क्या कह रहे थे, मारो, परमाणु छोड़ दो।
तो इसलिए उसने बोला कि देयर आर टू मोरालिटीज, देयर इज अ डुअल मोरालिटी। डुअल मोरालिटी में क्या है, स्टेट की मोरालिटी अलग है, प्रिंस की मोरालिटी अलग है और इंडिविजुअल्स की मोरालिटी अलग है। ठीक है। Yes, sir. Here Machiavelli gave the idea of flexible disposition, which states that prince must act as per the demand of fate and circumstances. The morality of a prince, as defined by Machiavelli, revolves around ensuring the security and preservation of the nation and its people. Same फ्लेक्सिबल डिस्पोजिशन मतलब टाइम टू टाइम। ऐसा होता है ना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, स्टेट की फॉरेन पॉलिसी सेम नहीं रहती, टाइम टू टाइम चेंज होती है। चाइना ने जब हमारे साथ एक तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट करने की कोशिश करी, हमने चाइना को आंख दिखाई, हमने बोला हम नहीं करेंगे तुम्हारे साथ ज़्यादा काम। जैसे ही अब ट्रंप ने हमारे साथ बदतमीजी करी तो हमने बोला कि नहीं नहीं, हम चाइना और रशिया मिलकर कर लेते हैं काम, अब चलो रिलेशन सुधार लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। बिकॉज टाइम टू टाइम जैसी जरूरत वैसा काम ना। आया समझ? जैसे अमेरिका को लग रहा है कि उसको पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है, इंडिया से ज्यादा, तो वो पाकिस्तान की तरफ भाग रहा है। चाइना एज एन स्टेट, चाइना को लगता है कि पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है क्योंकि वो प्रॉक्सी वॉर करा सकता है इंडिया के साथ, डायरेक्ट खुद नहीं आएगा, अपनी मेजगंदी नहीं करेगा, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान हमारे साथ करेगा। तो अगेन, तो दैट इज फ्लेक्सिबल डिस्पोजिशन, रिजिड नहीं है वो। फॉरेन पॉलिसी चेंज होती रहती है। जैसे पहले हमारा था कि लुक ईस्ट पॉलिसी, अब है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आया समझ? तो ये सारे के सारे प्रैक्टिकल उसमें रिलेट करके देखा करो, तब मजा आएगा। जैसे टेक दी एग्जांपल, अगर बीजेपी ये बोले कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, ठीक है, अगर बीजेपी ये चाहे, मान लो नरेंद्र मोदी ये चाहे, नरेंद्र मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे वो ये चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो प्राइम मिनिस्टर बनते इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी जनता को मारना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि तब तक उनकी इंडिविजुअल मोरालिटी थी, अब उनकी एज ए प्रिंस की मोरालिटी है। क्यों? क्योंकि अब उनको सबके बारे में सोचना पड़ेगा, तब वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। आया समझ? Yes, sir. नाउ देर इज नथिंग लाइक एथिक्स फॉर प्रिंस, ही इज एवरीथिंग। प्रिंस के लिए कोई चीज एथिक्स नहीं है, वही सब कुछ है, साम दाम दंड भेद, सिर्फ एट द एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इज अल्टीमेट प्रायोरिटी। द ओरिजिनलिटी ऑफ द माइकेवेली रिटन बाय बर्लिन। बर्लिन ने एक बुक लिखी है द ओरिजिनलिटी ऑफ माइकेवेली, वहां पर उसने क्या बोला है, देयर इज नथिंग लाइक एथिक्स फॉर प्रिंस, ही इज एवरीथिंग। उसके लिए एथिक्स काम ही नहीं करता, ऑब्वियसली एथिक्स काम कर भी नहीं सकता भाई। आज के टाइम पर अगर नरेंद्र मोदी एथिक्स पे बैठ जाएंगे और उन्हें लगे कि अरे इस पर्टिकुलर जगह पर काफी सारे लोगों ने मिलकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मार दिया, तो जिन्होंने मारा सबको मार दो, ऐसा थोड़ी कर देंगे वो यार, है ना? Yes, sir. तो बस यही है। रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल है कि चर्च इज करप्ट, तो उन्होंने बोला कि चर्च सेपरेट रहे। माइकेवेलीज अप्रोच टू रिलीजन वाज यूटिलिटेरियन इन नेचर। वो कह रहे हैं कि चर्च जो है वो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो यूटिलिटी की तरह काम कर सकता है। कैसे? ही एडवाइज प्रिंस टू यूटिलाइज रिलीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। उसने बोला धर्म को रिलीजन के इंटरेस्ट में यूज करना, इस्तेमाल करो, हटाओ मत उसको, कुछ मत करो, बट उसको एज ए टूल यूज करो। He viewed religion as a disciplinary force that could assist rulers in governing their people effectively. जैसे आज के टाइम पे होता है ना, धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांगते। अब जैसे देखो, अभी बताऊंगा। So Machiavelli even recommended that a prince should maintain a public appearance of religiosity even if the prince personally lacked faith. He believed that the people preferred their rulers to be religious. उसने बोला कि देखो अगर प्रिंस को लगता भी है ना कि मेरे को किसी धर्म में कोई लेना देना नहीं है, स्टिल पब्लिक प्लेस में वो लोगों को ये दिखाए और धार्मिक प्लेस में जाए कि भाई मेरे को धर्म से लेना देना है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ राहुल गांधी।
राहुल गांधी को हिंदू धर्म से कोई लेना देना हो या ना हो, बट वोट का टाइम आते सारे मंदिर भागने लगते हैं। आ गया ना एग्जाम्पल समझ? यस। गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट आई, सारे धार्मिक स्थल पे राम मंदिर हो या कुछ भी हो सब बनाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको एज ए वोट बैंक पावर में रहने के लिए यूज किया जाए। हाँ। तो उसने बोला ये टूल है भाई, यूज करो इसे जितना यूज कर सकते हो, स्टेट का टूल है ये। आया समझ? पॉपुलेशन भी इंडिया में ज्यादा हिंदू की है देखा जाए तो, उसने उसको ज्यादा प्रमोट किया। हाँ ऑब्वियसली, वो तो है ही है। तो तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। अब बात करते हैं हम ऑन स्टेट एंड इट्स प्रिजर्वेशन, स्टेट और उसको कैसे बचाना है। सो ही रिगार्डेड स्टेट एज द हाईएस्ट अथॉरिटी। उसने बोला स्टेट क्या है? हाईएस्ट अथॉरिटी है। क्यों है स्टेट हाईएस्ट अथॉरिटी? मैं बार बार बता चुका हूं, क्योंकि सबसे पहले हमने जो पावर दी है वो किसको दी है? स्टेट को दी है। अपवर्ड डेलीगेशन बताया था ना, अपवर्ड डेलीगेशन ऑफ पावर, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट कैसे आया सोसाइटी में। सो इन हिज व्यू अ सक्सेसफुल स्टेट वाज वन रूल्ड बाय ए सिंगल लीडर। एक सक्सेसफुल स्टेट वो होता है जिसको सिंगल रूलर के द्वारा लीड किया गया हो, फेवरिंग मोनार्की ओवर एरिस्टोक्रेसी। तो वो मोनार्की को क्या कर रहा है? फेवर कर रहा है। ही एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलायबल आर्मी कंपोज्ड ऑफ नेटिव ट्रूप्स इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन फॉरेन सोल्जर्स। वो कह रहा है कि देखो एक प्रिंस होना चाहिए जो अथॉरिटेटिव हो, हाईली, ठीक है, क्या हो वो? हाईली अथॉरिटेटिव हो, और जो फोर्स हो यूज करे, ट्रूप्स रखे अपने पास, और जो ट्रूप्स रखे वो सिर्फ नेटिव होने चाहिए, ना कि कोई फॉरेनर। वरना क्या होगा? क्योंकि नेटिव से क्या समझ रहे हो आप? नेटिव से आप सिंपल वही जो अरिस्टोटल की है, मातृभूमि वाला, सोइल वाला, कि वो ज्यादा लॉयल होगा अपनी जन्मभूमि को बचाने के लिए। इसी को लेकर तो कहा था चाणक्य ने कि एक विदेशी की कोख से देशभक्त पैदा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, आज यहां कल वहां, मुसाफिर है वो तो। बट अपनी जमीन को तो वो प्रोटेक्ट करेगा ना जहां पर वो रहा है, जन्म हुआ है, खेला है, कूदा है ना? So he emphasized the importance of reliable army composed of native troops instead of relying on foreign soldiers. While Machiavelli considered a republican state as the best form of government in theory, इन थ्योरी में देखो, उसकी जो थ्योरी है ना, थ्योरी में वो कह रहा है कि रिपब्लिकन स्टेट होना चाहिए एंड वही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और रिपब्लिकन का मतलब क्या होगा? मोनार्की नहीं हो सकता एब्सोल्यूट, क्योंकि रिपब्लिकन में तो कोई भी आम आदमी वोट लेके और वहां पर आके रूल कर सकता है ना? So he acknowledged that the prevailing condition of his time favored a monarchical government. He firmly asserted that the secular nature of the state subordinating the church to the authority of state. उसने ये बोला कि देखो मैं मानता हूं कि रिपब्लिकन स्टेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, बट जो कंडीशन है अभी वो ये डिमांड कर रही है कि क्या होना चाहिए? एकदम मोनार्की होनी चाहिए विद द एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी, ताकि वो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर पीस मेंटेन कर सके। जैसे योगी आदित्यनाथ, भाई योगी आदित्यनाथ एकदम एब्सोल्यूट कोरेसिव पावर यूज कर रहा है कि भाई अगर आपने क्राइम किया तो एनकाउंटर करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। अगर वो रूल ऑफ लॉ मेंटेन करेगा तो भैया क्राइम तो वैसे ही बढ़ता रहेगा, है ना? वो एंड पे फोकस कर रहा है, वो मीन पे फोकस ही नहीं कर रहा। वो मीन तो ये होगा ना कि आप उन्हें पकड़ो, कोर्ट लेके जाओ, सजा सुनाएगा कोर्ट। वो कह रहा कि नहीं, मैं यहीं ऑन द स्पॉट फैसला करूंगा, एनकाउंटर, एंड मिल गया समाज को न्याय, बैठ गया लोगों के अंदर डर। क्योंकि फियर, योगी से ये डर तो रहे हैं, जो मैंने फियर वाली बात बोली थी, योगी से प्यार मत करो, डरो। अखिलेश से प्यार करते थे तो क्राइम बढ़ रहा था, योगी से डरते हैं। आया एग्जाम्पल समझ? यस सर। तभी मैं बोल रहा हूं रियलिटी में अगर तुम इनको रिलेट करोगे तब मजा आएगा तुम्हें। सो माइकेवेली व्यूड पॉलिटिक्स फ्रॉम द रूलर्स पर्सपेक्टिव, प्रायोरिटाइजिंग स्टेट प्रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सीलेंस। उसने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सीलेंस से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को लेना देना है स्टेट को बचाना। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि हर किसी को, जैसे एक टेक द एग्जाम्पल,
यूरोप में लिबरलाइजेशन, लिबरल आइडियोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारे अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, हम सबका भला सोचेंगे, ब्ला 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 ब्ला। वो इतना हो गया है कि अब वो वहीं के लोगों को मार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ का संविधान बदलो, यहाँ का लॉ बदलो, और यहाँ का हमारा रिलीजियस लॉ वो करो, अप्लाई करो। अब यहां पर अगर उनको वापस से वो सिचुएशन सुधारनी है, कंडीशन सुधारनी पड़ेगी, तो उनको क्या रूल ऑफ लॉ से चलना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से चलना पड़ेगा, या एब्सोल्यूट पावर यूज करनी पड़ेगी, साम दाम दंड भेद, जिसको मारना है मारो, जिसको भगाना है भगाओ। ऑब्वियसली वो यूज करनी पड़ेगी, तभी लोगों में डर बैठेगा, तभी भागेंगे। जैसे आसाम में हेमंत बिस्वा का डर बैठ रहा है, तभी तो लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है कि गुड़गांव में ड्राइवर्स, मजदूर, होम जो घरों में नौकर होते हैं, क्या बोलते हैं उनके, हाउस हेल्पर्स, वो सब भाग गए। इतनी कमी हो गई वहां, क्यों? क्योंकि अब उनके अंदर डर बैठ गया है कि उनको डिपोर्ट कर देंगे, कि मोस्टली यार बांग्लादेशी। आया समझ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपको कभी, ये डिपेंड करता है, जब आपको लग रहा है नॉर्मल सिचुएशन है तो आप उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलाओ, लेकिन जब आपको लग रहा है कि नाउ द टाइम हैव कम टू यूज द एब्सोल्यूट पावर, यू हैव टू यूज द एब्सोल्यूट पावर। आप कॉन्स्टिट्यूशन को साइड में रख दे, ठीक है? यस सर। सो he examined the government mechanism that strengthen the state and identify errors leading to downfall। तो उसने ये सब चीजें इसी वजह से स्टडी करी है, क्योंकि वो उसको पता है कि ये सब चीजें एट द एंड अगर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से चलोगे तो वो डाउनफॉल की तरफ ले जाएगा। As Sabine noted that the purpose of politics is to preserve and increase political power। सबीन ने क्या बोला? The purpose of politics is to preserve and increase the political power, with success being the main criteria for judgment। जजमेंट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल जस्टिस ओवर लॉ। अगर आप लॉ को ही फॉलो करोगे तो आप जस्टिस मिले ना मिले, लेकिन अगर आप जस्टिस पे फोकस करोगे तो आप लॉ को कभी यूज करोगे, कभी नहीं यूज करोगे। राइट? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट, advice on the amount of power। So Machiavelli famously declared it is better for the prince to be feared than loved। तो उसने अगेन वही बोला कि किस अमाउंट में पावर का यूज होना चाहिए। तो उसने बोला कि जो पावर का यूज होना चाहिए ना, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला नहीं मान रहा, तो आपको बिल्कुल, जैसे पाकिस्तान इंडिया में अटैक किए जा रहा है, हम नहीं कह रहे कुछ, तुम नहीं मान रहा, एट द एंड हमने क्या काम करा? हार्ड पावर यूज करनी पड़ी हमें, है ना? और जब लग रहा है कि नॉर्मल चीजों से काम चल जाएगा, तब सॉफ्ट पावर यूज करो, जैसे कि भाई इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दो, ट्रेड बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तब सॉफ्ट पावर यूज करो। लेकिन वो ये कह रहा है कि जब आप हार्ड पावर यूज कर रहे हो ना, तो आप ऐसे यूज करें इस हार्ड पावर को कि सामने वाला बचे ही ना, क्योंकि अगर वो गलती से बच गया तो उसके अंदर बदले की भावना रहेगी। ही विल ऑलवेज वॉन्ट टू टेक रिवेंज फ्रॉम यू, और वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता ही रहेगा, वो आपको हार्म पहुंचाता रहेगा, वो आपको इंजरी देता ही रहेगा। ठीक है? तो सिंपल वो ये कह रहा है। अगेन द प्रिंस इन माइकेवेलीज व्यू शुड नॉट एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। उसने बोला ह्यूमन नेचर का एक्सप्लोटेशन नहीं करना चाहिए प्रिंस को। फोर्स शुड नॉट बी द फर्स्ट रिजोर्ट बट शुड बी अप्लाइड व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। उसको फोर्स तभी यूज करनी चाहिए जब जरूरत हो। ऐसा नहीं है कि मान लो किसी ने एक हल्का सा थप्पड़ मार दिया तो उसको भी सेम सजा, और किसी ने गोली मार दी तो उसको भी सेम सजा। नहीं, जब तक फोर्स की ज्यादा जरूरत ना पड़े तब तक यूज मत करो, लेकिन जब कोई माने ही ना तब उसको बिल्कुल तबाह कर दो। ठीक है? अब यहां पर सारा कुछ हो गया। वो प्रिंस को क्या सलाह दे रहा है? वो प्रिंस को यह कह रहा है कि प्रिंस के अंदर ना कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए? दैट प्रिंस शुड बी क्लेवर लाइक फॉक्स। लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। अ प्रिंस शुड बी एस्टिट्यूट एंड discerning, able to recognize and navigate the various traps and pitfalls that may be set for him।
उसको पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या जाल बिछा हो सकता है, कहां पर वो फंस सकता है। टेक द एग्जाम्पल, राजीव गांधी वॉज नॉट क्लेवर लाइक फॉक्स। क्यों? क्योंकि जब वो श्रीलंका जाते हैं वहां पे अकॉर्ड साइन करके आ जाते हैं कि हम तमिलनाडु में पीस कीपिंग फोर्स भेज, उसमें श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स भेज देंगे। वहां से वो तमिल्स भड़क जाते हैं, जिसके बाद उसका राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो ट्रिप पे गए थे, लेकिन वहां बात करते करते डिप्लोमेटिक बात करी, एंड ही वाज नॉट एक्सपर्ट, डिप्लोमेटिकली एक्सपर्ट, और ना ही किसी ज्यादा एम्बेसडर वगैरह की सलाह लेते थे, और वहीं पे बैठे बैठे उन्होंने टाइप कराया, साइन कराया, हो गया, जिसमें कि ये मुद्दा ही नहीं था उनकी विजिट का, है ना। जैसे जेलेंस्की, दे वांटेड टू एस्केलेट वॉर बिटवीन वॉर फॉर रशिया, तो जेलेंस्की ट्रैप में फंस गया, किसके? वेस्टर्न नेटो के। वो तो खुद साफ बैठे हैं, सेफ हैं, बट बलि का बकरा ये बन गया। तो जेलेंस्की वॉज नॉट क्लेवर। देन नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ करेज। तो उन्होंने बोला सेकंड, एक प्रिंस के अंदर करेज होना चाहिए सिमिलर टू लायन, ठीक है, स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज टू डिफेंड, कैपेबिलिटीज ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट्स, often symbolizing as wolves, ठीक है। सो टेक द एग्जांपल, जब 1972 में अमेरिका ने मना कर दिया था इंडिया की सपोर्ट करने के लिए, और इंडिया ने थ्रेट किया था अमेरिका ने कि अगर आप पाकिस्तान पर अटैक करेंगे तो हम आप पर अटैक करेंगे, तो अमेरिका ने क्या काम किया? यूएसए ने अपनी 7th फ्लीट इंडियन ओशियन में भेज दी इंडिया पे अटैक करने के लिए, 1972 वॉर जब बांग्लादेश बना था। बट इंदिरा गांधी फिर भी नहीं डरी, फिर भी उसने जो है वो करा दिया, ईस्ट पाकिस्तान को सेपरेट करा दिया। हाँ, उस ईस्ट पाकिस्तान को सेपरेट करा दिया। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो यहां पर वो ये चीजें कह रहा है। नाउ माइकेवेलीज काउंसिल रिगार्डिंग द क्वालिटीज ऑफ प्रिंस स्टेम फ्रॉम हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर एंड हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो उसका ये जो भी सारी चीज है ना कि प्रिंस के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, कहां से डेवलप हो रही है? ह्यूमन नेचर को समझते हुए और हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझते हुए। अगर आज के टाइम पे कोई प्राइम मिनिस्टर कुछ करेगा तो वो पहले ये भी तो देखेगा पिछले प्राइम मिनिस्टर्स ने क्या गलतियां करी हैं, राइट? सो माइकेवेली ने फॉर्च्यून पे क्या कहा? देखो, फॉर्च्यून बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे माइकेवेली ने बोला। माइकेवेली ने बोला कि देखो, माइकेवेली एक्सपाउंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्च्यून व्हिच ही क्रिटिसाइज एज द सर्कमस्टांस बियॉन्ड एन इंडिविजुअल्स कंट्रोल। उसने बोला कि फॉर्च्यून एक ऐसी चीज है जो इंडिविजुअल के कंट्रोल के बाहर है। क्यों? सबसे पहले तो उसने इस टर्म को एक निगेटिव सेंस में बोला है, एसोसिएटिंग इट विद द बैड लक और अनफेवरेबल सिचुएशन। He suggests that even if the prince possess all the requisite qualities for success, they may still encounter adverse turns of fortune. ऐसा हो सकता है कि आप सारी चीजें अच्छी करो तब भी आपके साथ गलत हो, क्योंकि लक जो होता है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका लक आपका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो उसके लिए उसने एक बहुत फेमस यूज किया था। He advocated his idea of fortune to women who may embrace or disfavor men unprecedentedly. ऐसा हो सकता है कि एक वुमेन जो है वो सडनली एक मैन को क्या करे, बोले कि अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो हार्ड वर्किंग हो, तुम तो ये कर रहे हो, नेक्स्ट मोमेंट ही उसको क्रिटिसाइज करने लगे कि तुमसे तो कुछ है ही नहीं, तुम तो बहुत खराब इंसान हो। तो आपका लक कब किस तरफ जाए आपको खुद नहीं पता। कभी आपको शायद रिवॉर्ड भी मिल सकता है, आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है ना। एग्जाम्पल, श्री कृष्णा टोल्ड अर्जुन फाइटिंग इन वॉर दैट द वॉर इज इन योर हैंड बट द रिजल्ट ऑफ दैट वॉर इज नॉट इन योर हैंड। अगेन दैट इज ऑल्सो वन ऑफ काइंड ऑफ फॉर्च्यून कि वॉर करो बट रिजल्ट शायद तुम्हारे हाथ में ना हो कभी कभी, है ना। Yes, sir. नेक्स्ट है कि माइकेवेली ने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पे क्या बोला। तो माइकेवेली ने दो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू दिए हैं, समझो।
मैंने क्या बताया कि उसका जो प्रिंस है वो किसकी बात कर रहा है, एब्सोल्यूट मोनार्की की बात कर रहा है, और डिस्कोर्स किसकी बात कर रहा है, सिविक रिपब्लिकनिज्म की। Machiavelli classification of government form is inconsistent and unsystematic. In Prince, he focuses on monarchy or absolute government, while Discourse reflects his admiration for the Roman Republican liberty and self-governance. Despite his support for absolute monarchy, Machiavelli emphasizes the necessity of laws for the preservation of the state, which he sees as vital for civic virtue. He advocates that legal remedies against official abuse to prevent लॉलेसनेस। ठीक है, अगेन कुल मिला के वो यही बात कर रहा है कि यहाँ पर कि एक तो कह रहा है कि वो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक कह रहा है कि भैया सिविक रिपब्लिकनिज्म होना चाहिए। तो भैया दोनों ही कैसे पॉसिबल हो जाएंगे? बट उसने ये बोला है कि देखो अभी जो सिचुएशन है उसमें ये चाहिए, लेकिन आने वाले टाइम में हम इसमें शिफ्ट हो सकते हैं जब चीजें ठीक हो जाएगी सब। तभी जो सबीन है उसने बोला है माइकेवेली जगल्स टू कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज, वन फेवरिंग डेस्पोटिज्म फॉर रिफॉर्म एंड अनदर फॉर रिपब्लिकन आइडियल्स। ठीक है, सो इन discourse he critiques all government, condemning monarchy and feudal nobilities as defective. डिस्कोर्स में वो क्या काम कर रहा है, सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है और मोनार्की को कंडेम कर रहा है, और इवन तो वो खुद मोनार्की की बात कर रहा है ना। सो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उसका क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, वो खुद ही कंफ्यूज है। ठीक है, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइकेवेलीज ऑन aggrandizement। ठीक है, according to him it means the continuous and unstable expansion of states territory and power, arguing that the state must grow or perish. He saw territorial expansion as a necessary real world strategy for the survival and prosperity of both principalities and republics, a belief he derived from the observing of Roman Empire. This aggressive pursuit of dominion required the calculative use of force and cunning statecraft to subdue other states and enhance the rural power. वो ये कह रहा है कि इतिहास से सीखो, खासकर रोमन से भी सीखो, कि हमें एक पर्टिकुलर स्टेट को अगर फ्लरिश करना है, आगे बढ़ना है, तो उसको एक्सपेंड करते रहना पड़ेगा, नहीं तो वो थ्रेट में आ सकता है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ रशिया, ठीक है, टेक द एग्जाम्पल ऑफ चाइना। जैसे आप देखो एक्सपेंशन शुड नॉट, पहले के जमाने में एक्सपेंशन सिर्फ टेरिटोरियल होता था, आज के टाइम में एक्सपेंशन कितने तरीके से, जैसे चाइना का डेट ट्रैप, उसका जो डेट ट्रैप है ये एक तरीके का एक्सपेंशन ही है कि वो क्या काम करेगा, लोगों को कर्जा देगा, जब वो कैपेसिटी नहीं बचेगी उनकी पे करने की तो उनसे एग्रीमेंट करेगा। जैसे श्रीलंका का एक पोर्ट है हम्बनटोटा पोर्ट, वो मांग लिया 100 साल के लिए रेंट पे। तो इस तरीके से भी कब्जा हो रहा है आज के टाइम में। एक्सपेंशन सिर्फ उस तरीके से नहीं होना चाहिए, जैसे यूएस का एक्सपेंशन किस तरीके से, डॉलर की हेजेमनी है, तो ये भी तो एक्सपेंशन है एक तरीके का। मिडिल ईस्ट का किस तरीके से है, क्रूड ऑयल, जिस दिन तेल बंद कर देगा पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, है ना। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंशन की जरूरत क्यों, वाई, बिकॉज नेसेसिटी फॉर द सर्वाइवल, इंस्पिरेशन फ्रॉम रोम, एक्सपेंशन एज अ मीन ऑफ पावर, यूज ऑफ फोर्स, हार्ड पावर एंड कनिंग सॉफ्ट पावर, आप ताकि हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर यूज कर सको। देखो डेब्ट देना एक तरीके का क्या है, सॉफ्ट पावर, और उसी सॉफ्ट पावर से फिर वो क्या कर लेते हैं, अपने काम करा लेते हैं। डॉलर की हेजेमनी हो गई, लोन देना हो गया। जैसे पाकिस्तान क्यों ट्रंप के गुणगान गा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने लोन दिया है उसको, है ना। yes, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है आपका रियलिज्म एंड प्रैक्टिकलिटी, की रियलिटी यही है, और फोकस ऑन द रूलर, क्योंकि रूलर पे फोकस करता है ये, रूलर की पावर पे। अब अमेरिका यूएसए के अगेंस्ट कोई ज्यादा बोलता नहीं है, क्यों नहीं बोलता है सर, वो सारी यही चीजें तो कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कर रहा तो इनडायरेक्टली कर रहा है। कैसे जेलेंस्की को दूसरी कंट्री के उसको घर, अपने ही घर में बुला के धमका के भेज दिया उसने,
आया समझ? Yes, sir. तो यहाँ पे ये पूरा टॉपिक होता है ख़त्म। एनी डाउट? अभी तो नहीं है सर। तो एक बार पढ़ियो, जब इसे notes अच्छे से वगैरह पढ़ियो। बनाऊंगी। बट ये मैं बता रहा हूँ कि हर एक चीज़ को ना आज के टाइम पर रिलेट कर, तभी समझ में आएगा, वरना ऐसा लगता है ये थ्योरी है, बहुत बोरिंग थ्योरी है। लेकिन जब आप आज रिलेट करने लगते हो ना, जैसे जितने भी मैंने एग्जांपल दिए, तो उसमें ये हो जाता है कि हाँ यार सही है यार, सब कुछ रिलेट तो हो रहा है, समझ में तो आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट, यही तो हमारे आसपास चल रही है चीज़ें।